नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। पौड़ी गढ़वाल के पीठसैंड में राजकीय क्रांति दिवस मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी साथ मौजूद रहे। बता दें कि हर साल पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का योगदान हमेशा याद रहेगा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी कड़ी निंदा जताई। संस्कृति है, किस प्रकार से हमारा रहन सहन है, इस प्रकार से भाइयों बहनों जहां आर्थिकी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब वो शीतकालीन यात्रा में हमारे राज्य के अंदर मां गंगा के मायके में, मां गंगा का मायका मुखुआ हरसिल में है, और वहां से उन्होंने पूरे देशवासियों से एक अपील की कि आप बेड इन उत्तराखंड यानी कि अपने बच्चों के मांगलिक कामों के लिए जो लोग आज विदेशों में जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा स्थान इन मंगल कार्यों को करने के लिए देवों के सबसे नजदीक, भगवान के सबसे नजदीक कोई स्थान है तो देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे तो हम उस क्षेत्र में भी आज तेजी से काम कर रहे हैं कि ऐसे स्थान विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, अनेक सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे तिलचुकी नारायण जैसे और भी स्थान हैं, उन स्थानों को प्राथमिकता से विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं, ये सभी इस प्रकार के काम हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को, स्थानीय लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे, उनको रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देंगे। इन योजनाओं के द्वारा न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र के संभावनाओं के भी अनेक द्वार खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य के अंदर कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के कारण ठंडे बस्तों में डाल दिया था। जहां एक और हम सबको गौरव भी प्राप्त हो गया, देवभूमि के रहने वाले हर एक व्यक्ति को गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रावधान भारत के संविधान में कर गए, संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब ने ये प्रावधान किया कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए देश के अंदर एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, बाबा साहब के सपनों को, संविधान बनाने वालों के सपनों को धरातल पर उतारने का काम सबसे पहले किसी राज्य ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। भाइयों बहनों, यहाँ सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को बता दें खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। सीएम ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की ये कोशिश सफल नहीं होगी। इस कुकृत्य का अब यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम धामी ने बैठक कर यहां पर पहले 2 मिनट का मौन रखा और आतंकी हमले में मारे गए सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के लोगों को सांत्वना यहां पर देते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। और ऐसे में कहा कि अब जो भी इसमें आरोपी होगा यानी कि आतंकी होगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। अब बैठक में सीएम धामी ने चर्चा की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मौन रखा। तमाम अधिकारियों ने भी मौन रखकर उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ परिवारजनों को सांत्वना दी और साथ ही साथ कहा कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो हादसा हुआ है, ये बड़ी घटना हुई है, उसमें जो भी दोषी होगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी निंदा करते हैं और इस पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देखिए, लगातार इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां आए दिन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, लेकिन पुलवामा के बाद अगर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पहलगाम वाला आतंकी हमला, जिसमें मंगलवार को करीब
2:30 बजे के आसपास इस तरीके से आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जो कि वहां पर पर्यटक के रूप में आए थे। स्थानीय लोगों को भी गोली लगी है और ऐसे में ये काफी दिल को झकझोर कर रख देने वाला हादसा रहा और इसको लेकर सभी में यहाँ पर रोष व्याप्त है और ऐसे में सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की में बीजेपी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक सम्मान सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया है। कांग्रेस ने 75 बार देश के संविधान में संशोधन किया और देश की जनता को कांग्रेस ने गुमराह करने का काम किया है। बाबा साहब के जो कार्य हैं, जो देश के लिए उनका योगदान है, उसको लेकर आम आदमी को समझाने का प्रयास किया गया है। आज रुड़की में ये विचार गोष्ठी थी बाबा साहब के सम्मान में, और जो भ्रम बाबा साहब को लेकर फैलाया जाता है और कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया, उसको लेकर के आम लोगों को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब का सही मूल्यांकन क्या है। जो हमारे संग्रहालय हैं, बाबा साहब का जो आलेख हैं, उन्होंने किस तरह से देश को दिशा देने के लिए किस तरह के उनके प्रयास रहे, कांग्रेस ने किस तरह से उसकी उपेक्षा की, उससे हम सबको अवगत करा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप पत्र दायर किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जांच कर रही है, लेकिन उस केस को 2015 में बंद कर दिया गया था। केंद्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस के नेताओं को उत्पीड़न करने में यहां पर लगी हुई है, यानी कि परेशान करने की कोशिश लगातार की जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुखर हो रखे हैं और पूरे भारत में कोई और नेता ऐसा नहीं। दमनकारी नीतियां जो बीजेपी की हैं वो जारी हैं। जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं, इस केस में 2012 में ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है कोर्ट से, और उसके बावजूद भी एक फर्जी केस बनाया जा रहा है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, जब लेन देन ही नहीं हुआ, और शर्तें ये है कि कोई पैसा ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना कोई संपत्ति जो है किसी के नाम नीत की जाएगी, और ना किसी ने लाभ लिया है। तो ऐसे फर्जी केस में केवल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात में मुखर हो रखे हैं और पूरे भारत में कोई और नेता ऐसा नहीं है जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ इतनी प्रखरता से बोल रहा है, और उसी चिढ़ से ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोलगेट मामला उठाया गया था, कई आरोप लगे, लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासों में जुटी है। वहीं पार्टी के भविष्य की रणनीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअली बैठक यहां पर होने जा रही है, जिसमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण के तहत पार्टी के भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में देश में अराजकता फैली है और बेरोजगारी, महंगाई, अपराध बढ़ा है। हमारी संस्कृति को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है और आज सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। नेतागण है और उनके साथ एक बैठक होने जा रही है, और वर्चुअल बैठक भी है, ऑनलाइन बैठक भी होने जा रही है, जिसमें आने वाले जो हमारे भविष्य की रूपरेखा तय होगी, कांग्रेस तंत्रात्मक ढांचे को मजबूत कैसे किया जाए, उस पर चर्चा होगी। और एक रूपरेखा, एक रणनीति के तहत आने वाले भविष्य के लिए हम लोग विधानसभावार तैयारी में के लिए जुट जाएंगे। और मेरा मानना है कि एक स्पष्ट हमारा दृष्टिकोण है कि सब लोग एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ
रानीखेत के गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय में प्रबंधन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत समेत प्रबंधन कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मैन पावर बढ़ाए जाने और वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति समेत आपदाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण और संविदा कर्मियों के वेतन पर चर्चा की गई। विधायक ने सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित से कहा कि सभी डॉक्टर स्टाफ, मरीज और उनके तीमारदारों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें। वहीं प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। अस्पताल में मैन पावर को यहां पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पीएसए प्लांट बंद पड़ा है, अस्पताल को बेहतर ढंग से कैसे चलाया जाए, इन सभी एजेंडों पर खास चर्चा की गई। जी, आज हमारे यहाँ गोविंद सिंह मेहरा में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई थी। इसमें कई एजेंडा थे कि जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो मैन पावर की कमी है, यहाँ पे एक पीएसए प्लांट जो है, ऑक्सीजन का प्लांट, वो बंद पड़ा है। इसी तरह से और भी कुछ कर्मचारियों और एवं अन्य जो है यहाँ के बजट का डिमांड कैसे करना है, इसके ऊपर बैठक थी। तो जिसमें जो है पूरी अस्पताल प्रबंधन समिति जो है उनके द्वारा बैठक इस पर चर्चा किया गया। कई डिसीजंस भी लिए गए हैं ताकि हॉस्पिटल को हम इससे बेहतर रन कर सकें, यहाँ पे मैन पावर की कमी ना हो। और इस पे हमारे सीएमओ साहब, सीएमए साहब, सभी लोगों ने इस पे विस्तृत रूप से चर्चा की। आपदा के मानकों में चूंकि ये नहीं आ पा रहा था, तो इसको महानिदेशक को सीएमओ साहब द्वारा उसका पत्राचार किया गया है। होपफुली है कि वहाँ से मिल जाएगा। नहीं वहाँ से पैसे सैंक्शन हो पाते तो हमारी ये भी आज चर्चा हुई कि इसको हम जिला योजना से रखवाने की मांग करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार की तैयारियों का नाकाफी यहां पर तौर तरीका बता रहा है। भाई बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, विपक्ष का काम केवल यहां पर सवाल उठाना है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला से यहाँ पर हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। वाले से विधायक बृजभूषण गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, चारधाम यात्रा की शुरुआत क्योंकि बड़ी जोरों शोरों से होने वाली है, लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? हमारी सरकार की पूरी तैयारियां हैं और जो हमारे जो तीर्थ यात्री आएंगे उनके लिए सड़कें बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से बन गई हैं। जहाँ पर कहीं कुछ स्थानों पे जैसे कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह होता था, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल टीम पूरी हमारी, और सफाई सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय गत वर्ष से भी अधिक संख्या में हमारे तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन करने के लिए आएंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठक ले रहे हैं और हमारे अधिकारी स्थान पे जाकर के, तीर्थ स्थलों पे जाकर के वहाँ पर सारे अधिकारियों को, कलेक्टर को लेकर के, सारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर के वहाँ पर जाकर के सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हमारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, गंगोत्री मंदिर समिति है, यमुनोत्री मंदिर समिति है, उनके सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और सरकार लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। और निश्चित तौर पर हर प्रकार की सुविधाएं, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो सारा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस संतुष्ट नहीं आ रही है आपकी जो व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो आप लोग दावा करते हैं लेकिन लास्ट में व्यवस्थाएं चरमराई जाती हैं। देखिए, अब कांग्रेस का काम है, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेगी। उनसे पूछिए कि जब आपकी सरकार थी तो हमारे देश से या हमारे एनआरआई जो बाहर रहते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो दर्शन करने के लिए इतनी कम संख्या में क्यों आते थे? 2 लाख, 4 लाख। आज ये 40 लाख और 50 लाख के बीच का आंकड़ा हमारा हो गया है और इस वर्ष भी बहुत बढ़ेगा। ये इसीलिए आ रहे हैं कि हमने सारी सुविधाएं, तीर्थयात्रियों को सब सुविधाएं दी हैं। अब आप देखिए, केदारनाथ जी के धाम में देखिए सुंदर व्यवस्थाएं हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सुविधाएं बन गई हैं। बद्रीनाथ जी का में काम लगातार चल रहा है। सारी सुविधाएं हर जगह, हर धामों में हर प्रकार की सुविधाएं और लगातार की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी बैठकें ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठकें ले रहे हैं, हमारे विधायक मंत्री जो क्षेत्र के हैं वो लगातार इसकी बैठकें ले रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं कि किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमारी सरकार का काम तो हर तीर्थयात्री को हर सुविधाएं देना है।
अच्छा, कैबिनेट का क्योंकि विस्तार भी होना है, 5 पद अभी भी खाली चल रहे हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, आपका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या माने कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कब तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? अभी तो जहाँ तक आपने हमारे नाम का कहा है, मैं तो कहीं कोई ना मैंने कहीं कोई आवेदन किया है, ना मैंने कहीं कोई अपनी इच्छा व्यक्त की है। पार्टी नेतृत्व ने मुझे जब जब कोई भी जिम्मेवारी दी है, मैंने उसका निर्वहन करने का मेरा एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है, मैं उसको करता हूँ। जहाँ तक है प्रदेश अध्यक्ष ये संगठन तय करता है, ऊपर से संगठन तय करेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार का जो आपने कहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनके विवेक पे करेगा। और निश्चित समय पर जब समय होगा उसका निश्चित तौर पर वो भी होगा, आप इंतजार कीजिए, वो भी होगा। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा विकास का कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे उत्तराखंड को उनका आशीर्वाद हमको लगातार मिलता है। मैं तो समझता हूँ कि लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का अधिक उन्होंने हमको उत्तराखंड को हमको दिया है डेवलपमेंट के लिए। तो विकास के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विकास के ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। लगातार काम धरातल पे दिख रहा है और लगातार दिख रहा है। जो जो घोषणाएं हो रही हैं धरातल पे दिखने लगी हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। घोषणा विभाग हमारा जो है वहाँ पर हमारे अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। वो एक एक बैठ के समीक्षाएं हो रही हैं कि कहाँ पे कितना हुआ, कैसा शासनादेश हो गया है और शासनादेश के बाद वो काम धरातल पे कितना उतरा है। तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और हर विधायक को 10 प्रायोरिटी जो आपकी 10 प्राथमिकताएँ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा हमसे मांगे गए थे। और मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि 10 में से 9 मेरी हो गई हैं, तो इसका मतलब लगभग पूरी हो जाएंगी। जो काम हमारे 3 साल या 5 साल के अंदर होना तो हमारी मैं तो समझता हूँ कि 1.5 साल के अंदर हो गया है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है और जनता में बहुत खुशी का वातावरण है। तो जैसे हम लोग 17 में जीते, 22 में जीते और 27 में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक एक पर जांच होगी और विपक्ष इसमें नाखुश भी नजर आ रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वक्फ कानून बना करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। और इसकी आवश्यकता बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो पाप कांग्रेस ने किया आज़ादी के लंबे समय तक, उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। उसका खामियाजा वो मुस्लिम जो बहनें यतीम हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मुस्लिम परिवार हैं, जिसको वक्फ की संपत्ति का जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद थे, उनको इतने सालों से वो वंचित रहे हैं। और हमारी सरकार ने वक्फ कानून ला करके उनके साथ न्याय किया है। आज उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये हमारी सरकार, मैं तो सरकार का धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अगर इसका मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका उपयोग समाज के उस वर्ग के काम आएगा जिस समाज को उसके लिए आवश्यकता थी, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था, वो समाज के हित के काम आएगा। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए ब्रजभूषण गैरोला जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल एक मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि बीजेपी जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। इसी के विरोध में पार्टी ने प्रदेश में विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया है। जी जूम से जुड़ी ऑनलाइन कुमारी शैलजा जी, हमारे CWC के मेंबर और जो AICC के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं श्री गुरदीप सप्पल जी, वो भी जुड़े। सह प्रभारी जी हमारे यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दो गणेश गोदयाल जी भी और प्रीतम सिंह जी भी, और इसके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे मेंबर्स इस बैठक में शामिल हुए। जो नहीं थे 2-3 लोग, वो ऑनलाइन जूम से जुड़े, मतलब 100% इसमें उपस्थिति थी। इस कोऑर्डिनेशन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तय हुई वो ये हुई कि आगामी 30 अप्रैल को देहरादून में विशाल संविधान बचाओ रैली कांग्रेस आयोजित करेगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। प्रदेश से
बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा की सरकारें संविधान पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग, जो तमाम एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस प्रकार की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर विशाल रैली करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में पौड़ी विकास भवन सभागार में चारधाम यात्रा, वनाग्नि, पेयजल, सड़क सुधारीकरण और सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने स्टेट हाईवे पर बता दें कि गतिमान डामरीकरण और पैचवर्क के कार्यों की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। आयुक्त गढ़वाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रीनगर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है। पिछली यात्रा के दौरान हम लोगों ने ये थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था कि हमारे जो होल्डिंग पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाए थे, तो इस बार पहले से ही सारे होल्डिंग पॉइंट्स हमारे आइडेंटिफाइड हैं। इमरजेंसी की स्थिति में गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी वो जिलाधिकारी ने और कप्तान साहब ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है और लगभग हम 1800 से 2000 की गाड़ियों को होल्ड करने की अपनी क्षमता रखते हैं इनकी। और जहाँ पर ये गाड़ियाँ होल्ड होंगी वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, लोगों को चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, टॉयलेट्स की सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है कि कुछ धर्मशालाएं उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, साथ ही कुछ टेम्परेरी रहन बसेरा टाइप का भी वहाँ पर बनाएंगे ताकि लोगों को अगर निःशुल्क भी रुकने की आवश्यकता होती है तो उनको निःशुल्क रुकने की और निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था वहाँ पर हम लोग कर सकें, क्योंकि काफ़ी सोशल जो हमारे एनजीओज होते हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी लेते हैं। तो वो सारा इन्होंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ सड़कों को गड्ढामुक्त करने का जो एक अभियान है उसकी भी हमने आज एक रिव्यू किया है और करीब 445 किलोमीटर का हमारा ये टारगेट है गड्ढा मुक्त होने का। लगभग 125 किलोमीटर के आसपास गड्ढा मुक्त हो चुका है और इसकी डेडलाइन 31 मई तक है। अब इसी बीच खबर आ रही है कि राजधानी देहरादून के उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में अब 24 घंटे एक स्त्री और एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने निर्देश दिए हैं। गर्भावस्था के उच्च जोखिम वाले मामलों को हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपातकाल स्थिति के लिए प्रसव कक्ष में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती 24 घंटे होनी चाहिए। उन्होंने ओपीडी सेवा, पैथोलॉजी, जांच, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी और चिकित्सालय में वार्डों का भी जायजा लिया। देखिए, बेहतर एक्शन वहाँ पे किया गया तो देखा कि वहाँ पे जो एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ पे, तो लेकिन वो इवनिंग और नाइट में वो ऑन कॉल अवेलेबल नहीं रहती, ऐसा संज्ञान में आया। तो मैंने कहा कि भाई जब आपके एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो ऑन कॉल अवेलेबल ज़रूर रहें ताकि स्टाफ जो डिलीवरी कराता है वो डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए और स्टाफों को परेशानी आती है तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा ताकि डॉक्टर वहाँ पे उस समय अवेलेबल हो। तो वो मैंने 24/7 उपलब्धता बनाने के लिए उनको बोला है। जो इमरजेंसी में जो ड्यूटी का उनका तरीका है उसको भी मैंने कहा है कि बार रिव्यू कर लें कि किस तरीके से हम उसको बेटर उसमें हम उसको कर सकते हैं। तो वो भी मैंने निर्देश उनको दिए हैं। और जो जनरल सर्जरी वहाँ पे हो रही है या जो आई का जो काम है या जो ENT के काम है उनको मैंने कहा है कि किस तरीके से और हम बेटर कर सकते हैं। तो इसी संबंध में से बात भी है और निर्देश भी जो ज़रूरी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं वो निर्देश उसमें दिए गए हैं। लगातार डॉक्टर साहब को मैंने भी कहा कि वो रेगुलरली अपने सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनकी समीक्षा भी लें ताकि उनकी भी परेशानी का पता चले और कैसे हम सुधार कर सकते हैं इस बारे में भी जो है लगातार कार्रवाई चलती है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।